हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं विज्ञान में आप सभी का स्वागत है और हम लोग कर रहे हैं अध्याय 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। और नोट्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है संचारण। तो इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन हमने नोट्स में लिखा हुआ है वो है संचारण क्या है, इसके प्रकार, रोकथाम तथा लोहे पर जंग लगने की जो क्रियाविधि है उसको भी हमें अच्छे से समझना है। तो लेक्चर ख़त्म होते ही एंड में मैं आपको नोट्स दिखा दूंगा, तो आप नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं संचारण। संचारण का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज़ का ख़त्म होना, नष्ट होना, और इसे हम जंग लगना भी कह सकते हैं। और ये किस में होता है? तो ये होता है धातुओं में। जैसे अब ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा संचारण की जो डेफिनेशन है उसको याद करने में और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने में। देखो, ये संचारण है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई धातु का टुकड़ा है। धातु का ये क्या है? टुकड़ा है। अब ये लोहे का हो सकता है यानी आयरन Fe। ये कापर का हो सकता है यानी तांबा, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में तांबा कहते हैं। और साथ में अगर हम बात करें तो ये चांदी का भी हो सकता है यानी कि सिल्वर, जिसे हम Ag कहते हैं। ये धातुएं होती हैं। लेकिन धातुएं क्या होती हैं कि अगर इन्हें हम वायु में खुला रख देते हैं, दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि जैसे धातु को अगर हमने बाहर खुला रख दिया तो उस पर जंग लग जाती है। जैसे हमारी यदि पुरानी साइकिल बाहर आंगन में खुली रखी हुई है तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ महीनों में जंग ही लग जाती है। तांबे के जो बर्तन आपने देखे होंगे वो नीले रंग के हो जाते हैं, नीले हरे रंग के हो जाते हैं। तो ये धातुओं के ऊपर कुछ अलग से एक परत जमा हो जाती है, जैसे हम जंग लगना कहते हैं। अब ये होता क्यों है? देखो, धातु को यदि हम बाहर वायुमंडल में रखते हैं तो वायुमंडल में क्या क्या होता है? देखो, वायुमंडल में वायु होती है और बरसात के दिनों में और ठंड के दिनों में वायु के अंदर नमी रहती है। नमी मतलब इसे हम जल भी कह सकते हैं। बरसात के दिनों में, ठंड के दिनों में वायुमंडल की जो वायु है वो थोड़ी सी ठंडी रहती है, तो उसमें नमी की मात्रा रहती है और नमी को हम जल भी कहते हैं। उसमें जल वाष्प के कण रहते हैं। तो धातुएं जब इनसे क्रिया करती हैं तो यहाँ पे एक परत जमा हो जाती है इसके चारों तरफ। जो मेन धातु है उसके चारों तरफ ये देखो इस तरीके से ये जो परत है ये क्या हो सकती है? देखो, सबसे पहले तो उसी धातु का ये कार्बोनेट हो सकती है। मतलब धातु के साथ में जुड़ के ये धातु का कार्बोनेट बना सकती हैं। कार्बोनेट बना सकती हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो कापर का कोई कार्बोनेट बना लिया, ऐसे भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। हो सकता है कि वो हाइड्रोक्साइड बन जाए। ये भी एक परत का जो रूप होता है वो हो सकता है कि हाइड्रोक्साइड बन जाए, जैसे कापर का हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस, इस तरीके से। तो संचारण है क्या? संचारण वह क्रिया है जिसमें धातुएं वायुमंडल की नमी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेती हैं और अपने ऊपर अवांछनीय परत, वो कार्बोनेट हो सकता है, वो हाइड्रोक्साइड हो सकता है। अगर नमी से क्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड बना लेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो कार्बोनेट बना सकता है ना। तो आपको लिखना है कि जब धातुएं वायुमंडल की, क्योंकि धातु को बाहर खुला रखा है, तो जब धातुएं वायुमंडल की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके अपने ऊपर एक अवांछनीय परत जमा कर लेती हैं तो इस अवांछनीय परत को जंग लगना कहते हैं। और यह क्रिया, अवांछनीय परत को जंग कहते हैं और यह क्रिया संचारण कहलाती है। इसमें धातुओं के ऊपर कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड की जो परत है वो जमा हो सकती है। ये संचारण है। तो संचारण, ये हमने समझा कि संचारण क्या है। अब इसकी जो डेफिनेशन है
वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और उसको रोक भी सकते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो, तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं और लोहे पर जंग कैसे लगता है इसको समझाना है। तो सबसे पहले तो हम संक्षारण की डेफिनेशन लिखेंगे, जो हमने समझा है उसी बेस के आधार पे। तो इस चीज़ को साइड में रख लेते हैं। अब देखो इसी बेस पे आप लिखोगे तो क्लियर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ गया तो आप खुद से भी लिख सकते हो। देखो आपको लिखना है कि जब धातुएं वायुमंडल की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके अपने ऊपर अवांछनीय मतलब कोई अनचाही चीज, तो अपने ऊपर अवांछनीय यौगिक की परत जमा कर लेती हैं, इसे जंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जंग। और यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। तो हम लिखेंगे कि इसे जंग कहते हैं। देखो यहाँ तक तो हमें याद हो गया, क्योंकि हमने वही सब लिखा है जो हमने समझा है यहाँ पे, है ना। और आगे लिखेंगे इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो ये हो गया संक्षारण। अब आपको लिखना है कि ये जो जंग होती है वो किस रूप में होती है। तो आप लिख सकते हो कि धातु के ऊपर उपस्थित या यह अवांछनीय जो परत होती है, यह धातु कार्बोनेट हो सकती है या धातु हाइड्रोक्साइड हो सकती है। ये जो अवांछनीय परत है ना इसके ऊपर, ये क्या हो सकती है? धातु कार्बोनेट हो सकती है या फिर धातु हाइड्रोक्साइड हो सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह अवांछनीय परत धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोक्साइड हो सकती है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन भी याद हो जाएगी कि ये जो अवांछनीय परत है ना, ये वाली, ये धातु की कार्बोनेट भी हो सकती है या धातु की हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है। चलो, तो ये संचारण हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि इसके प्रकार बता दो रोकथाम के। मतलब इसे हम रोकथाम, इसका मतलब इसको रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी साइकिल खराब हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी भी चीज़ पे जंग लगे, तो उसको हम रोक सकते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे रोकथाम के उपाय। उसके पहले थोड़ा सा संचारण का उदाहरण देना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया है, जो कि नोट्स में भी दिया गया है। देखो, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उदाहरण। तो पहला उदाहरण आप लिख सकते हैं लोहे पर जंग लगना। क्या लिख सकते हो? लोहे पर जंग लगना। एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे तांबे के बर्तन के ऊपर क्या होता है? नीले हरे रंग की परत का जमना। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल और ले सकते हो बोर्ड परीक्षा में, चूँकि आप अच्छे स्कोर करें, मैं तो यही चाहूँगा। तो आप लिख सकते हो चांदी की सतह का मलिन, यानी कि थोड़ा सा कोमल सा हो जाना, और साथ में उसका रंग भी उड़ जाता है। तो चांदी की सतह का मलिन पड़ना। तो यहाँ पे ये 3 उदाहरण में से आप कोई भी 2 लिख सकते हो, या चाहो तो 3 ही लिख सकते हो एग्जाम में। तो देखो, अब ये याद कर लेना, इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेना घर पे, और उदाहरण का भी रिवीजन कर लेना अभी वीडियो देखने के बाद। अब हम बात करेंगे कि इसके जो रोकथाम के उपाय और इसके जो प्रकार हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संचारण के प्रकार। तो संचारण के जो प्रकार हैं वो कुछ ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, बस उनके नाम याद रखना है। जैसे पहला नाम है, पहला शुष्क संचारण, दूसरा नम संचारण। इस तरीके से संचारण के प्रकार आप बता सकते हो। देखो, शुष्क संचारण को रासायनिक संचारण भी कहते हैं। तो ये प्रकार लिखना है, इसमें कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं है। इसके बाद अब हम हेडिंग डालेंगे संचारण से बचाव या उसके रोकथाम के उपाय। तो देखो, इसको हम चाहते हैं कि इस पे जंग ना लगे, इस धातु के टुकड़े पे, तो क्या करना चाहिए? देखो, सिंपल सा रीज़न है। इसके ऊपर अगर आप किसी दूसरे पदार्थ की परत चढ़ा देंगे जो उतना वायुमंडल में सक्रिय नहीं है, जैसे ये देखो, ये है एक धातु का टुकड़ा,
इसके ऊपर हमने जस्ते की परत चढ़ा दी। जस्ते की परत क्या करेगी, जस्ता जो है वो कम सक्रिय रहता है, तो जो भी बाहर से जो क्रिया वगैरह होंगी वो जस्ते को ही प्रभावित करेंगी, जस्ते को ही नष्ट करेंगी, लेकिन धातु सुरक्षित रहेगी। तो इससे क्या होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो जस्ता है, जो जिंक है, जिंक यानी कि जस्ता, ये वायुमंडल में बहुत कम सक्रिय रहता है, ये क्रिया नहीं करता है, तो जंग नहीं लगेगी। तो किसी अन्य धातु की, किसी अन्य पदार्थ की परत चढ़ा के भी हम इस संचारण की क्रिया को रोक सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, पहला पॉइंट तो लिखेंगे अन्य पदार्थ की परत चढ़ाकर, तो इससे रोकथाम हो सकती है। सेकंड क्या हो सकता है, देखो मिश्र धातुएं, जैसे आपने नाम सुना होगा स्टेनलेस स्टील, इसे हम फौलाद भी कहते हैं। तो स्टील जो होता है, इसको समझो, स्टील जो होता है वो लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। तो वो स्टील जो होता है वो बहुत ही मजबूत धातु होती है और उस पर कभी भी जंग नहीं लगती। आपने सुना होगा स्टील पर कभी भी जंग नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि वो मिश्र धातु है। तो यहाँ पे मिश्र धातु बना के भी जंग को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिश्र धातु बनाकर। तीसरा बहुत ही अहम जो उपाय है वो है कि धातु के ऊपर तेल या ग्रीस लगा देंगे तो भी जंग क्रिया नहीं कर पाती। मतलब बाहर की जो वायुमंडल की नमी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी क्रिया नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तेल या ग्रीस लगाकर। तो तेल या ग्रीस लगाकर भी हम इसको रोक सकते हैं। तो ये रोकथाम के उपाय हैं। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट हिस्सा पढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया विधि समझाइए। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया विधि है वो कैसे लिखना है। तो हेडिंग डालेंगे लोहे पर जंग लगना। अब इस तरीके की हेडिंग में हमें समझना पड़ेगा कि क्या होता है। देखो अब यहाँ पे समझो कि जैसे ये लोहे का टुकड़ा है, ऐसे समझो यहाँ पे कि ये जो है ये लोहे का एक टुकड़ा है। अब इस पे जो है, इस पे जंग कैसे लगती है कि जो लोहा है इसमें शुद्ध लोहा भी होगा, शुद्ध लोहा, और साथ में इसमें कुछ अशुद्धियां भी होंगी तो उसे बोलेंगे अशुद्ध लोहा। उसमें कुछ अशुद्धियां भी मिली हुई है। तो शुद्ध लोहा जो है वो एनोड बन जाता है और अशुद्ध लोहा बन जाता है कैथोड। एक सेल का निर्माण होता है और विद्युत अपघट्य कौन है, वायुमंडल की नमी है ना, ये जो है नमी जो है वो विद्युत अपघट्य बन जाती है इस तरीके से। यहाँ पे शुद्ध लोहा जो है वो कैथोड का कार्य करेगा, ये थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है। और अशुद्ध लोहा एनोड, एनोड को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो शुद्ध लोहा कैथोड है, शुद्ध लोहा कौन है, कैथोड है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और अशुद्ध लोहा एनोड है जिसके अंदर दोनों चीज़ें रहती हैं। और जो आसपास नमी है वो क्या करेगी, विद्युत अपघट्य का कार्य करेगी। तो देखो आपने सेल जैसे पढ़ा है ना, तो सेल के अंदर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, और सेल के अंदर विद्युत अपघट्य होता है। तो ये नमी हो गई आसपास की, विद्युत अपघट्य और एनोड कैथोड इस तरीके से डिफाइन हो रहे हैं। बस यही सब लिख देना है आपको। लोहे पर जो जंग लगना है वो आपको ऐसा ही लिखना है कि लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक सेल है या विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, देखो विद्युत रासायनिक सेल में भी क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा जो रहती है इससे विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। तो यहाँ पे ये सब लोहा एनोड है, कैथोड है, तो इनसे, और नमी है तो इनसे रासायनिक ऊर्जा बनेगी, है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो आप इतना लिख लीजिए, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे है भी नहीं आपके इसमें। तो लोहे पर जंग लगना विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करता है। इसमें शुद्ध लोहा एनोड और अशुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करता है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, अशुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करता है। बस इतनी सी लाइन बस लिखनी है और ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। और ये इस तरीके से हमने आंसर रेडी किया है समझ के। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और जहाँ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बता देना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब समझाऊंगा तो उस चीज़ का जिक्र हो जाएगा वहाँ पे, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बताना अभी है, वीडियो अपलोड होते रहते हैं उसके टाइम टू टाइम पे।
तो क्वेश्चन तो बड़ा ही बेसिक सा था, कुछ ऐसा समझने के लिए नहीं था, तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया है। बताओ फिर कैसा लग रहा है तरीका, बाकी सब चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। और ये आपकी नोट्स हैं, तो पहले ये भी देख लो, उसके बाद हम वीडियो ऑफ करेंगे। ये देख लो, ये नोट्स है ना, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप वीडियो को पॉज करके। तो ये अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट sandeepkharenotes.com पर चले जाइए, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाय।